है ही वो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त कृष्णा सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे इस शो जीवन परिचय में। दोस्तों, जीवन परिचय एक ऐसा मंच जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं हमारे समाज के ऐसे कुछ सम्माननीय और प्रतिष्ठित हस्तियों से और लोगों से जो कि हमारे समाज में कई तरीके के कार्य से अपने आप का स्वरूप बनाते हैं और समाज की सेवा करते हैं। उनका जीवन अपने आप में एक प्रेरणादायक होता है जो कि हम आप तक पहुंचाते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम हमारे साथ में हमारे यहाँ पे वेलकम करना चाहेंगे डॉक्टर श्री सोहन राज तातेड़, सिंघानिया यूनिवर्सिटी यूजीसी मेंबर, सोशल एक्टिविस्ट, मोटिवेशनल स्पीकर एंड एजुकेशनिस्ट। आज हमारे बीच में इनका हम लोग वेलकम करेंगे। नमस्कार सर, वेलकम। कृष्णा सिंह जी, मेरे इंजीनियर बंधु, बेसिकली मैं भी इंजीनियर हूँ, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समाज में नव चेतना लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं ये सराहनीय है, वंदनीय है, स्तुत्य, प्रशंसनीय है। जी जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं सर आज यहाँ पे आज के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इस प्रस्तुति में हम लोग आज आपसे कुछ ऐसे विचार जानने की कोशिश करेंगे जो कि हमारे समाज में बहुत ही वंदनीय है और उन विचारों की आज हमारे समाज को बहुत ज़्यादा इस समय आवश्यकता है। सर, जो हमारा समाज है जिसमें सबसे अहम जो शिक्षा है, हम उसके बारे में कुछ शब्द आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो शिक्षा है ये क्या है और हमारे समाज के लिए क्यों आवश्यक है। मान्यवर, शिक्षा का मैं शिक्षाविद हूँ और लगभग 15-20 वर्ष से शिक्षा का ही कार्य कर रहा हूँ। तो मैं आपको इसकी थ्योरी एंड एक्शन दोनों बताना चाहता हूँ कि शिक्षा व्यक्ति को सुशिक्षित बनाती है, सुसंस्कृत बनाती है, अच्छा इंसान बनाती है। अगर जिसके अंदर पूरी शिक्षा न हो तो वो कहना चाहिए कि पशु से भी कोई ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसीलिए शिक्षा, टोटल डेवलपमेंट शिक्षा के माध्यम से ही होता है और किसी भी बच्चे को शिक्षा न देना उसके साथ सबसे बड़ा अन्याय है। क्योंकि आज ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन के युग में शिक्षा ही एक ऐसी प्रणाली है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति जो है काम कर सकता है और शिक्षित न हो तो कुछ काम कर ही नहीं पाएगा। तो पूर्व समय से अब के बीच के अंदर शिक्षा का महत्व तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। शिक्षा हर व्यक्ति को दी जानी चाहिए और नहीं दी जाती है तो ये उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय है। जो भी उसके अभिभावक है, माता है, पिता है, वो न देते हैं तो मैं तो बहुत कठोर शब्दों में कहूँगा कि वो उनके शत्रु हैं। इसका अर्थ ये शिक्षा है हमारे जीवन का ओवरऑल डेवलपमेंट करती है, हमारा मॉरल डेवलपमेंट करता है, हमारी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करता है, हमारी समझ को करता है और हमारी जो डे टू डे लाइफ है, जो दिनचर्या है, उसको जीने के लिए शिक्षा चाहिए। आज जीवन का ऐसा कोई फील्ड नहीं है जिसके अंदर अशिक्षित व्यक्ति अच्छी तरह से कार्य कर सके। वो बेचारा आइसोलेटेड रह करके, मजबूर होकर के, आदिवासी के रूप में कहिए, किसी रूप में कहिए, एकांत में ठीक अपना टाइम पास करेगा, जीवन पास करेगा तो इस दुनिया के अंदर जीना है। मैं बहुत गहरी बात कह रहा हूँ, जीना है, डेवलपमेंट करना है, दुनिया का नंबर 1 बनना है, अच्छा इंसान बनना है, अपने सारे एम्बिशंस पूरे करने हैं, उस व्यक्ति को शिक्षा जरूर ली जानी चाहिए। और मैं तो खास तौर से अभिभावकों को, क्यों बच्चा बेचारा जानता नहीं है, अभिभावकों को चाहे उन्हें कितना ही बड़ा त्याग करना पड़े तो उसको शिक्षा दी ही जानी चाहिए। मैं ही शब्द इसलिए यूज कर रहा हूँ, यह नहीं है अगर शिक्षा, इसका मतलब जीवन यूजलेस, जीवन अधूरा हो जाएगा और जीवन में एक बहुत बड़ी कमी होगी। और आप देखोगे कि जो बच्चे शिक्षा नहीं पाए हुए हैं वो जीवन में अपने आप को कितना कोसते हैं। आपको उनको देख के दया आएगी, उनके हाव भाव सुनोगे, उनके अनुभव सुनोगे तो वो देखेंगे कि मेरा तो जीवन ही बर्बाद हो गया। अब क्या कारण रहे, क्या परिस्थितियां रही, हर एक की व्यक्तिगत होती है, लेकिन मैं तो एक शिक्षाविद होने के नाते और सोशल एक्टिविस्ट
मोटिवेटर होने के नाते कहना चाहूँगा कि इस विश्व के हर व्यक्ति को शिक्षा लेनी ही चाहिए। जी जी सर। तो जैसे हमारे दर्शकों के सामने आज सर ने ये बोला कि शिक्षा हमारे जीवन के लिए सर्वोपरि है, एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारे शिक्षा का, बिना शिक्षा के हमारा जीवन व्यर्थ है। तो अब शिक्षा है और शिक्षा का जो स्वरूप है समय के साथ में सर कैसे चेंज हुआ, जो शिक्षा है प्राचीन समय में और आज जो मॉडर्न टाइम है, इन दोनों में वर्तमान में आज शिक्षा के स्वरूप में किस प्रकार परिवर्तन आया सर? शिक्षा का स्वरूप पुराना और नया बिल्कुल बदल गया और वो बदलेगा, क्योंकि समय के साथ हर चीज बदलती है, लेकिन हमें अच्छी चीज को छोड़ना नहीं है। तो मैं न तो वर्तमान की शिक्षा को ब्लेम देता हूँ और न कोई पुरानी शिक्षा को बहुत अधिक बात बता के बड़ा चढ़ा कहता हूँ। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली एक आइडियल शिक्षा प्रणाली थी और उस समय में वो सही थी। और सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट गुरुकुल शिक्षा प्रणाली का है भावनात्मक विकास। 25 वर्ष की उम्र तक गुरु के आश्रम में रह करके वह इतनी लाइफ की वैल्यू समझता था कि जब 26 साल से 50 साल तक जो ग्रस्त जीवन में रहता था वो वैल्यू कभी नहीं भूलता था और किसी भी सूरत में वो गलत और ग्रस्त जीवन में जीने के मूल्य देता, परस्पर को जीवनांत का मूल्य देता कि हमारा जीवन रिलेटिव है, जियो और जीने दे का मूल्य देता कि मैं भी जीऊं, मेरा साथी भी जिए, हर प्राणी जिए। साथी और के मनुष्य नहीं, इस पूरी सृष्टि का हर प्राणी भी जिए, उसको जीने का अधिकार। ऐसे मूल्य दिए जाते थे कि वो ग्रस्त जीवन बाद के वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन में कहीं नहीं अटकता था। क्यों? कि बचपन के जो संस्कार होते हैं सुंदर लेकिन आज समय बदला, मॉडर्न एजुकेशन आई, बहुत अच्छी बात है और मॉडर्न एजुकेशन समय के अनुकूल सही है, लेकिन सबसे बड़ा माइनस पॉइंट ये है कि जो भावनात्मक विकास वहाँ था, इमोशनल कॉन्सेंट की मैं बात कर रहा हूँ। भावनात्मक विकास का अर्थ होता है कि जीवन में विनय की वैल्यू आनी चाहिए, जीवन के अंदर अच्छे अच्छे गुण आने चाहिए। तो जो वैल्यूज का जीवन था, यानी हमारी जो शिक्षा है केवल विद्वान बनाती है, केवल जो इंटेलेक्चुअल बनाता है। पुरानी शिक्षा जो है इंट्यूशनल बनाता है। तो देखिए कितना बड़ा रात दिन का डिफरेंस है। इंटेलेक्चुअल तो केवल विद्वान बनेगा पैसा कमाने के लिए, धौंस जमाने के लिए, अहंकार करने के लिए, लेकिन जो इंट्यूशनल होगा आपको अच्छी बात भी बताएगा और वो विनय का लेक्शन भी देगा। वो तो यही बात कहेगा कि इफ wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything. पुरानी के अंदर करेक्टर पर जोर था और आजकल सिर्फ जो है इंटेलेक्चुअल पर जोर, डिग्रियां देना। और वो आज समाज में हो क्या रहा है, बहुत पढ़े लिखे युवक युवतियां बड़ी बड़ी डिग्रियां PhD और उसके ऊपर डिलीट वगैरह लिए हुए होते हैं, लेकिन विनय की बात वो तो एकदम खजूर के पेड़ की तरह है। विनय कहाँ है? अरे माँ बाप के साथ कैसा संस्कार होना चाहिए, पति पत्नी के साथ कैसा संस्कार होना चाहिए, छोटे बड़े भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, अपने जो वर्किंग प्लेस है उसमें अपने लोगों के साथ क्या, वो पार्ट बहुत मिसिंग है। सबसे बड़ा डिफरेंस। लेकिन हमारे नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने जो नई शिक्षा नीति, मैं भी UGC का मेंबर होने के नाते बराबर उससे जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने बड़े ही द्रवित होकर के गुरुकुल शिक्षा प्रणाली को ऐड किया है इसके अंदर और एक अच्छी नई शिक्षा नीति बन चुकी है, शीघ्र आने वाली है कि भाई पढ़े व्यक्ति लेकिन पढ़ने के साथ श्रमशील बने, सहनशील बने, विनयशील बने, गुणवान बने, समाज का भला करना वाला बने, समाज को तोड़ने वाला नहीं बने। पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका एक गाइड बने, उनका एक साथी बने, उनका एक दोस्त बने, जो स्वयं आज हमारे योगी पुरुष नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं। वो एक जब बैठ जाते हैं ऑटोमेटिकली उसकी प्रेजेंस एक लेसन हो जाता है। तो हमको बड़ा गौरव है उनके ऊपर, आज बड़ा गर्व है। और जो नया सिस्टम आएगा
मुझे लगता है क्योंकि शुभ भविष्य हमारे सामने, नए सिस्टम में मिसिंग पार्ट भावनात्मक विकास, चरित्र का विकास, नैतिकता का विकास अवश्य ही जुड़ जाए। जी सर, बहुत बहुत ही अच्छी और एक सराहनीय बात हमारे दर्शकों के लिए कि दर्शकों, ये सर के जो आज शब्द है, उनमें जो शब्दों में जो बार बार जो शब्द आया है, अहंकार और संस्कार, जो शिक्षा के दो अहम हिस्से और भावनात्मक विकास जो बच्चे का होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं आज हमारी वर्तमान की शिक्षा में कहीं ना कहीं लुप्त है। उस पर हम सभी शिक्षाविदों को और सभी समाज के लोगों को, विद्यालयों को इस पे कार्य करना चाहिए। तो सर, आज हम यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जो आज का समय है, जो कि जहाँ पे कोरोना चल रहा है, तो इस कोरोना के चलते आज शिक्षा पे क्या प्रभाव पड़ा है या दुष्प्रभाव पड़ा है? बच्चों के लिए आज ऑनलाइन एजुकेशन या ऑफलाइन एजुकेशन में क्या सही है? तो हम लोग हमारे अभिभावकों को और विद्यालयों को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। देखिए, कोरोना काल आया वो हमारी मजबूरी थी। जो आज 100 वर्ष के लोग हैं, एक शताब्दी के बाद के अंदर ऐसी जो है महामारी आती है, तो वो जो शताब्दी जो जी रहे हैं लोग, वो कह रहे हैं कि हमारे जीवन में आनी थी। तो ये बहुत बड़ी महामारी मजबूरी है, जिसका विकल्प तो सिर्फ प्रकृति के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है, और उसको हमने बहुत अच्छी तरह से झेला। उस कोरोना पीरियड के अंदर जो ऑनलाइन हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी शिक्षा है, उसके अंदर ऐसा न हो कि बच्चा न मानो वो साल भर चले या 1.5 साल चले, साल 1.5 साल से चली रही है, तो बच्चा तो 16 माह से, तो बच्चा तो कम से कम चाहे ऑनलाइन भी हो, उसके दिमाग में तो है कि मुझे पढ़ना है, ऑनलाइन से पढ़ाया जा रहा है, लेसन लिया जा रहा है। अब कम है ज़्यादा है वो बात अलग है, वो अपन और आगे बढ़ें, क्योंकि ये ऑनलाइन तो एक विकल्प है, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन की बात हम बाद में करेंगे। तो निश्चित तौर से जो विकल्प होता है और जो मजबूरी होती है, तो उसके तो नुकसान ही नुकसान है, क्योंकि मजबूरी में व्यक्ति हॉस्पिटल जाता है, मजबूरी में व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है, मजबूरी के अंदर व्यक्ति कोई न कोई किसी से गांठ साठ कर लेता है, तो मजबूरी से एक्सेप्शन, तो ये सारा एक्सेप्शन हुआ है। तो ऑनलाइन भी एक एक्सेप्शन है। तो ऑनलाइन के ये तो कोई कह ही नहीं सकता कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, कंपैरिजन हम बाद में बताएंगे, लेकिन विकल्प रूप में जितना हमने किया वो अच्छा रहा, कंसिस्टेंसी रही, कम से कम बच्चों के अंदर डिसिप्लिन तो आया। और सबसे बड़ी बात है, ऑनलाइन में करा करके जिस भी इसकी स्टैंडर्ड के बच्चे हैं ना, उनको 1 साल पीछे धकेला तो नहीं, न मालूम 1 साल में बच्चा कहाँ से कहाँ पहुँच जाता, भविष्य बताएगा। अजी 1 दिन का बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, 1 सेकंड का डिफरेंस होता है। जो व्यक्ति ट्रेन जा रही है, ट्रेन छूट जाए 1 मिनट के डिफरेंस से, उससे पूछिए कि ट्रेन के टाइमिंग की, ट्रेन के मिसिंग की कितनी उसको तकलीफ हुई है। तो ये तकलीफ को हमने उसको रोका, ये बहुत बड़ा अच्छा स्टेप रहा, लेकिन इसको परमानेंट नहीं बनाना है। वो हम अगले जब बात करेंगे इसकी जो वायबिलिटी के बारे में, इसके जो है वो प्रासंगिकता के बारे में, तब और डिटेल बात करेंगे, इसके प्रोस एंड कॉन्स को देखेंगे। परंतु अभी इस प्रश्न के उत्तर में ये कहना चाह रहा हूँ, ये मजबूरी, ये विकल्प है, ये अल्टरनेटिव व्यवस्था जो की गई है। पर मैं इसके साथ में शिक्षाविद होने के साथ में कहना चाहूँगा कि इसको परमानेंट नहीं बनाना है। अगर स्थितियाँ सुधरी है तो इसको हमारी पूर्व की जो हमारी शिक्षा की व्यवस्था पे पुनः लौट के आना है। तो सर, इसमें आज बच्चों पे प्रभाव या दुष्प्रभाव जो है ऑनलाइन शिक्षा का क्या रहा सर? बच्चों पे ऑनलाइन शिक्षा का जो है, जो रियल प्रभाव पड़ना, वो नहीं पड़ा। जो कि क्लासरूम में बच्चा सीखता है, वो अपने घर पे बैठे हुए कैसे जिए। देखिए कि जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, चाहे लैपटॉप है, चाहे मोबाइल है, जिससे वो शिक्षा लेता है, चाहे कान का ईयरफोन, ये जड़ तत्व है, लेकिन वो स्कूल में जाता है।
स्कूल में जिंदे लोगों से बात करता है, स्टूडेंट से बात करता है, टीचर से बात करता है, बागवान से बात करता है, मज़े करता है, मस्ती करता है, एंटरटेनमेंट था। कितनी कितनी विधाएं जो इस हमारे दिमाग के लिए, शरीर के लिए, इमोशंस के लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए चाहिए, वो जड़ तत्वों से नहीं मिलती है, क्योंकि ये साधन है। आप डिफरेंस समझिए। आप मेरे से बात कर रहे हो तो मजा आ रहा है, और आप खाली मेरे से ऑनलाइन बात करते हो तो फॉर्मेलिटी थी वो, और वो मजबूरी में की जाती है। तो ये जो दुष्प्रभाव पड़ा है, उसका जितना मेंटल डेवलपमेंट होना चाहिए, जितनी उसमें खुशी आनी चाहिए, जितना उसको सीखना चाहिए अपने गुरु से, और जितना यार दोस्तों के साथ में मौज मजा मस्ती, वो कहाँ रही। हर एक चीज का अपना अपना। ये जो पढ़ाई है मात्र पढ़ने तक नहीं है, ये हमारी सारी फैकल्टीज डेवलप होनी चाहिए, हमारे भीतर प्रसन्नता के भाव आने चाहिए। और हम ये ऑनलाइन करते करते मूक रह करके हम खुद जड़ बन जाएंगे। बताइए, एक जड़ व्यक्ति, उससे क्या बात करो और उसमें क्या प्रसन्नता होती है? वो तो ठीक है, अपना टाइम पास कर रहा, अपनी ज़िंदगी जी रहा है। बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है, और इसके बहुत से दुष्प्रभाव है। लेकिन क्या है कि फायदे तो ऑनलाइन से कम हुए हैं कि बच्चे का हमने साल खराब नहीं किया, हमने वैकल्पिक व्यवस्था रखी, बच्चे को बिजी रखा। लेकिन दुष्प्रभाव के रूप के अंदर सारे जो मैंने बताए दुष्प्रभाव पड़े हैं, तो इसीलिए ये तो इससे कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि ये तो एक वैकल्पिक अल्टरनेट व्यवस्था है। रियलिटी होती है, ये तो एक डुप्लीकेशन वाली बात है। चलो हमने किसी न किसी से इसको मेंटेन रखा। जी सर जी। तो सर इस क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूँगा और मेरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, शिक्षा एक ऐसी व्यवस्था जो समाज के विकास के लिए है। इसमें आज जो ये समय चल रहा है, इस समय में आज भारत में कुल 15 लाख से ज़्यादा स्कूलें, 24 लाख से ज़्यादा टीचर्स और करीब 26 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो कि है प्रभावित है। और इसमें अगर सरकारी आंकड़ा जोड़ दिया जाए तो जो बच्चों की है वो जो टीचर है वो है करीब 96 लाख है, और जो स्टूडेंट है करीब 26 करोड़ बच्चे हैं। और कई तो ऐसे हैं जिनके आंकड़े नहीं है, तो हम उनको संभावित 30 करोड़ भी मान सकते हैं। तो इतने बड़े जो ये आंकड़े हैं शिक्षा के, और शिक्षा से जुड़े हुए लाखों लोग जो है, जो कि कोई आज सर पियोन है, आज कोई एक टीचर है, प्राइवेट टीचर है या गवर्नमेंट टीचर है, और आज के समय में जो शिक्षा से जुड़े हुए एक कॉपी वाला है, पेन वाला है, टैक्सी वाला है, जूते वाला है, ड्रेस वाला है, इनकी तो अनगिनत है, ये इनकी कोई गिनती नहीं है सर। तो सर जो आज इस समय कोरोना ने ये इस पूरे के पूरे एक महकमा बोल दो आप शिक्षा का, इस पे जो प्रभाव डाला है उस पे मैं थोड़ी आपकी दृष्टि डालना चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को पता चले कि इस कोरोना में जो राजनीतिक तथ्य है, राजनीतिक तथ्यों के तौर पे और सामाजिक तौर पे, जिसमें हमारे समाज के चारों महत्वपूर्ण स्तंभ है, प्रजातंत्र के अंदर 4 स्तंभ है, मीडिया है, राजनीति है, और जो अपने न्याय व्यवस्था है, और जो दूसरी व्यवस्था है, इन व्यवस्थाओं ने मिलकर हमारे इस के लिए क्या किया या क्या नहीं किया, और क्या करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को इसके लिए। देखिए, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है। आपने सेंट्रल के जो है वो सारे डेटाज दिए हैं, लेकिन हम हमारे दर्शकों को राजस्थान तक सीमित रखते हैं, क्योंकि सेंट्रल की बात करें बहुत विशाल हो जाएगा और हमारे प्रदेश के लोगों को उसकी रियलिटी का पता नहीं चलेगा कि हमारे प्रदेश में क्या होना चाहिए। तो मैं जो बात करूंगा प्रदेश के राजस्थान के लेवल पे करूंगा। राजस्थान में करीब स्कूली एजुकेशन के जो पेपर सेटर्स हैं, जो टीचर्स हैं, और टीचर से जुड़ी हुई लाइब्रेरी है, और लाइब्रेरी जब स्कूल चलेगा तो उसके साथ बागवान है, गार्डनर है, पियोन से कितने लोग हैं जिनको कि अपना पेट जो कि एवरीडे कमा के भरते हैं। तो हो सकता है कि स्कूल ने उनको कुछ दिया हो, लेकिन पूरा दिया हो मैं समझता हूँ नहीं दिया हुआ, क्योंकि वो भी समझता है कि बेचारे घर से कहाँ देंगे, दिया उतनी भी बड़ी बात है कि भाई पेट पाल दिया इतना ही है। तो यानी वो खुशहाल जीवन नहीं है, उनसे जुड़े हुए किसी व्यक्ति का खुशहाल नहीं है, क्योंकि ये तो पूरी चेन है।
हमारा जो सामाजिक जीवन है वो परस्पर रिलेटिव है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको किसान की जरूरत नहीं है, तुम्हें अनाज कौन देगा। हमको सब्जी वाले की जरूरत नहीं है, तुम्हें सब्जी कहाँ से आएगी। हर एक को, हर व्यक्ति को, हर प्राणी को, व्यक्ति तक नहीं, सृष्टि का नियम है, हर प्राणी एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए भारत का सबसे बड़ा जो हमारा स्लोगन है, परस्परम गुरु जीवानाम। हम रिलेटिव है। पौधे सांस, जो ऑक्सीजन न दें तो आप सांस कहाँ से लोगे, आप मर जाओगे। हम ऑक्सीजन की कितनी कमी होगी। ऑक्सीजन बनती नहीं है, आती सब पौधों से है, ये सब वायुमंडल से आती, खाली बॉटलिंग करके हमारे पास में आ रही है। अभी विज्ञान ने ऐसी कोई ऑक्सीजन बनाने की फैक्ट्री नहीं बनी। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्कूलें खोली जानी चाहिए, क्योंकि स्कूल में बच्चा जाएगा, सबसे पहले उसका परिश्रम होगा, शारीरिक व्यायाम होगा, बच्चा टाइम मैनेजमेंट सीखेगा। नहीं, ऑनलाइन से बच्चे को लिथार्जिक बना दिया, सोता रहता है, खेलता रहता है, गप्पे मारता रहता है। लेकिन स्कूल जाएगा, टाइम से तैयार होगा, टाइम से आएगा, वहाँ परिश्रम करेगा, भागेगा, दौड़ेगा, शरीर की कसरत होगी, और वह क्लास रूप में जा कर के अच्छा कोई टीचर है, उस टीचर के हाव भाव, उसके गुण, उसे प्रश्न करके सवाल शिक्षा का नहीं, कोई ऐसा गुर भी सीख ले वे जीवन का टीचर के पास हो, और गुरु वो अपने शिष्य को एक बहुत बड़ी गिफ्ट दे दे। और देते हैं टीचर लोग, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, वो अच्छे गुर भी देते हैं जीवन के। तो वो स्कूल के बिना, क्लासरूम के वहाँ कहाँ बनेंगे। ऑनलाइन में प्रश्नोत्तर तो गायब हो गया, प्रश्नोत्तर तो चलता ही नहीं है, एक तरफा चलता है। तो वो सारा जो है वो क्लासरूम में ही हो सकता है। क्लासरूम में अपने स्टूडेंट के साथ मिलेगा, हंसी करेगा, मजाक करेगा, उसका कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, उसको पूछेगा। एक माहौल होता है, एक वातावरण होता है। वातावरण बिना कोई भी व्यक्ति जो है वह बहुत बड़ा जो है नहीं बन सकता, और वो अच्छी शिक्षा नहीं ले सकता। अच्छी शिक्षा के लिए तो क्लासरूम में जाना ही होगा। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि स्कूलें खोली जानी चाहिए, प्रिकॉशंस लेकर के, और हर हालत में खोली जानी चाहिए, ताकि हमारी इकोनॉमी भी वापस ठीक करना है। एजुकेशन को तो करना ही है, पर इसके साथ जुड़ी हुई जितनी इकोनॉमी है उसको भी सही करना। और बहुत बड़ी इकोनॉमी एजुकेशन के साथ है, क्योंकि बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेशन के इसका है। जी जी सर। तो आज हमने जो डॉक्टर सोहन राज तातेड़ सर है, जो कि एक शिक्षाविद हैं और यूजीसी मेंबर भी है, और इन्होंने अपने जीवन में कई तरीके की अचीवमेंट ली है। ये एक सोशल मोटिवेटर भी है और जैन संस्कार प्रचारक भी है। तो आज हमने इनकी जो राय जानी है दर्शकों, इन्होंने बोला है कि स्कूल खोली जानी चाहिए, और क्यों खोली जानी चाहिए इसका कारण बताया है कि बच्चों की जो भावनात्मक विकास है, शारीरिक विकास है, और जो वैकल्पिक विकास है, जितने भी बच्चे के होने चाहिए, वो एक वातावरण में और शिक्षा की जो परंपरा है, गुरु शिक्षा की परंपरा के माध्यम से ही हो सकते हैं, और विद्यालयों के अंदर हो सकते हैं। अन्यथा बच्चा अगर सिर्फ ऑनलाइन पे रहा तो वो एक जड़ व्यक्ति बन जाएगा, एक पत्थर के समान बन जाएगा। उसकी भावनाओं का और समय का और इंसानियत की उसमें जो कमी होनी चाहिए और वो पूर्ति नहीं होगी। तो इसी आज संदर्भ में आज मैं हमारे सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, और ये आज हमारे इस मंच पे पधारे, और इन्होंने हमारे दर्शकों को जो एक सराहनीय जानकारी है दी, उसके लिए सर मैं अपने दर्शकों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सर, हमारे जीवन परिचय पे आप जो आए, इसके लिए एक छोटा सा सम्मान हमारी तरफ से रहेगा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपसे अब विदा लेना चाहूँगा। आपके प्रति कृतज्ञता, और आपने मुझे समय दिया, आभार प्रदर्शित करता हूँ। जी जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर।